Hello everyone. Today is 22nd October 2022 and welcome to News Bites. I am Shivam, a professionally I'm a banker, but I'm a passionate teacher as well. So here are the news related to banking and finance that we will be taking. So the first news is RBI received good response from countries for rupee trade, says T Ravi Shankar. So we'll also understand about what capital account convertibility is. The second news is India pushing for valuation of $7.7 billion for a state-owned IDBI bank. The third is Vodafone Idea gets board of directors nod to raise 1600 crore rupees from ATC. We'll understand about what debentures is and what adjusted gross revenue refers to. Then the Competition Commission of India order a major setback for Indian business consumers, says Google. India's foreign exchange reserves at lowest level since July 2020. We'll understand the various components of the foreign exchange reserves that RBI has in detail. And the merger of public sector banks haven't impacted financial inclusion adversely, says RBI. At the end, we'll see the basic difference between the payment bank and the small finance bank. So here we go with the news. The first news is related to the good response that RBI has received from different countries related to the rupee trade. तो I'll be taking this in हिंदी, तो फिर मैं हिंदी में बताऊंगा कि जो RBI ने रिसेंटली जो है बहुत ही RBI को अच्छा रिस्पांस मिला है बहुत सारे देशों से कि वो जो ट्रेड कर रहे हैं, हमारा कंट्री जो ट्रेड करता है दूसरे कंट्रीज़ में, वो बेसिकली रुपी में ट्रेड हो, ना कि फॉरेन करेंसीज़ में। तो बेसिकली जब भी हम अभी क्या हो रहा है कि जब भी हम ट्रेड करते हैं, जो इंपोर्ट करते हैं, तो हमें डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है, तो इससे डॉलर का डिमांड बढ़ जाता है। तो इस कारण से रुपये बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट कर रहा है। तो आरबीआई ने जो इनिशिएटिव लिया था पिछले 2-3 साल से चल रहा है कि जो रुपये में ट्रेड हो, उसमें आरबीआई को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और द एशियन क्लियरिंग यूनियन जो है वो और भी तरह का स्कीम्स ढूंढ रहा है जिसमें कि डोमेस्टिक करेंसीज में सेटलमेंट किया जा सके। तो कोई भी अरेंजमेंट जो कि बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स चल रहे हैं, तो किसी इंपोर्ट कंट्री को अगर इंपोर्ट करना हो रहा था तो फिर वो डोमेस्टिक करेंसीज में हो सके, इसलिए बातचीत चल रहा है। उसके बाद जो बताया गया कि द रुपी जो है वो पार्शली कन्वर्टेबल है हमारा, तो इसका मतलब ये है पार्शली कन्वर्टेबल। विल सी व्हाट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी मींस लेटर ऑन। तो इससे क्या होता है कि जो इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होते हैं ना, जो फॉरेन करेंसीज जो इंडियन मार्केट में आते हैं, फॉरेन के इन्वेस्टर जो है जैसे इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। वो रुपी जो है पार्शली कन्वर्टेबल है, वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। इसका मतलब वो पूरा का पूरा डॉलर यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब जैसे कि टेलीकॉम कंपनीज़ है, उसमें 100% एफडीआई अगर नहीं है, मतलब कि 100% इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता है। तो इससे क्या होता है कि हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो आते हैं वो कम होते हैं, कि क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होता है। फिर उसके बाद सेंट्रल बैंक्स जो है कमेंट आया है किस समय में, जब जो ये कमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो और सारी कंट्रीज से जो एग्रीमेंट होने वाला है उसमें पॉजिटिव रिस्पांस आया कि रुपीज़ में ट्रेड हो। इट इज़ इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि जो वर्ल्ड का जो करेंसीज है डॉलर राइट नाउ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है और इस कारण से रुपी बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट भी हुआ है। अगर हम इस स्टैट्स में बात करें तो डोमेस्टिक करेंसी जो है 10% डिप्रिशिएट किया गया है यूएस डॉलर से इस साल, मतलब 2022 में। तो ये जो भी स्टेप्स है इट विल हेल्प इन रेस्ट्रिक्टिंग अप्रिसिएशन ऑफ द डॉलर, मतलब डेप्रिशिएट जो हो रहा है रुपीस उसको रेस्ट्रिक्ट करने में काफ़ी मदद करेगा। फिर एक और तरीका है कि जो मसाला बॉन्ड का हम बात करें, मसाला बॉन्ड बेसिकली ये है कि जो भी हम एक्सटर्नल दूसरे कंट्री से उधार लेते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग करते हैं, बॉन्ड इशू करके जो करते हैं, पैसे लेते हैं वो डॉलर में लेते हैं पहले। लेकिन मसाला बॉन्ड में क्या होता है कि वो रुपी में होता है, जो भी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग किया जाएगा वो रुपी में होगा। तो इससे क्या होगा, रुपी का डिमांड बढ़ेगा ना कि डॉलर का। तो मसाला बॉन्ड एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जो बेसिकली फर्स्ट केरला में यूज़ किया गया था, जिसमें कि रुपी डिनोमिनेटेड ये बॉन्ड होता है। इसमें जो बोरोइंग होता है वो बेसिकली रुपीज़ में किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि डॉलर का डिमांड नहीं बढ़ता है। तो ऑल दिस स्टेप्स इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आज के टाइम में टुडेज़ वर्ल्ड, जबकि जिस समय कि डॉलर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा है। तो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है, कि मैं बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा बिकॉज इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ द न्यूज़ कि द रुपी इज़ पार्शली कन्वर्टेबल, जैसे यहाँ पे हमने देखा। तो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी होता क्या है, तो पहले समझ लेते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है ना, वो एक तरह का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का। करंट अकाउंट क्या होता है, बेसिकली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को अगर हम बोले तो वो करंट अकाउंट का पार्ट है, और कैपिटल अकाउंट
का मतलब जब बोले तो समझिए कि जो इन्वेस्टमेंट और लोन हो रहा है, बाहर के कंट्री से इन्वेस्टमेंट आ रहा है या फिर हमारे कंट्री लोन ले रहा है, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का मतलब होता है रुपी जो है कोई भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट में ट्रांजैक्शंस में जब यूज़ हो रहा है तो वो उसमें फ्रीली कन्वर्ट हो जाए रुपी को किसी और दूसरे करेंसीज में, और कोई भी दूसरा करेंसी जो रुपी में इजीली कन्वर्ट हो जाए बिना किसी रिस्ट्रिक्शन का, और ये पेमेंट किया जा सके जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, तो दैट इज़ द करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। उसी तरह कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का मतलब है कि हमने बात किया कि इन्वेस्टमेंट या लोन्स दैट वो आता है कैपिटल अकाउंट में। तो किसी भी तरह का जो फॉरेनर्स जैसे कि एनआरआई कोई इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया में, तो उसमें रेस्ट्रिक्शंस है हमारे कंट्री में कि वो फुली कन्वर्ट डॉलर से कोई भी फुल एसेट्स नहीं खरीद सकता है इंडिया में। उसे कुछ रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो अगर फुली कन्वर्टेबल है कैपिटल अकाउंट, मतलब कि वो फॉरेन के लोग जो है एसेट्स को एक्वायर कर सकते हैं, इंडियन एसेट्स को, बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस का। तो जैसे एफडीआई होता है, एफडीआई में क्या होता है कि पैसे वहाँ फॉरेनर्स इन्वेस्ट करते हैं, कुछ एसेट्स एक्वायर करते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो फिर इसमें क्या होता है तो इसमें रेस्ट्रिक्शंस है। देयर इज़ नॉट 100% एफडीआई इन ऑल द सेक्टर्स बाय द गवर्नमेंट। तो इसलिए रेस्ट्रिक्शंस प्रेजेंट होने के कारण देयर इज़ हम कहते हैं कि रुपी इज़ पार्शली कन्वर्टेबल, ठीक है। और इंडिया जो है अभी जो है बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन को वैसे कम कर रहा है, बहुत सारे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स जो हो रहे हैं वो एसेस मिल रहा है उनको इंडियन एसेट्स में। हाँ, जैसे हम लोग हमेशा न्यूज़ में आता रहता है कि 100% एफडीआई कर दिया गया है इस सेक्टर में। तो ऑल दिस रिमूविंग ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस, इससे क्या होगा कि वो इजीली इन्वेस्ट कर सकेंगे, डॉलर का इन्फ्लो हो पाएगा बहुत सारे। फिर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का जो फ्रेमवर्क था, जो रेस्ट्रिक्शंस था, उसको रिलैक्स कर दिया गया है। एफडीआई में रेस्ट्रिक्शंस को रिलैक्स कर दिया गया है। जो फॉरेनर्स है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं अब क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस को रिलैक्स किया गया है। तो दिस फीचर जो क्या पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है, उसको अगर हम ईज आउट करेंगे तो दैट हेल्प्स इन द इजी इनफ्लो ऑफ द डॉलर एंड इंडिया। और धीरे धीरे हम लोग हमारे गवर्नमेंट द रेस्ट्रिक्शंस ऑब्वियसली कम कर रहे हैं। Next news is India pushing for the valuation of $7.7 billion for state-owned IDBI बैंक। तो हमें पता है राइट नाउ कि जो गवर्नमेंट IDBI बैंक में है, गवर्नमेंट और LIC का ओनरशिप अराउंड 95% है, और गवर्नमेंट जो है इसे सेल आउट करना चाह रहा है एंड इट इज़ पॉसिबल कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप्रैल तक में वो स्टेक सेल हो जाए। तो राइट नाउ जो है 60.72 गवर्नमेंट और LIC दोनों मिल करके सेल करने का प्लानिंग चल रहा है एंड दे आर इनवाइटिंग द बिडर्स। तो इसका जो वैल्यूएशन किया गया IDBI बैंक का, दैट इज़ अराउंड 640 बिलियन रुपीज़। हाँ, दैट इज़ $7.7 बिलियन जो IDBI बैंक का जो वैल्यूएशन आ रहा है। तो दैट इज़ अ ह्यूज अमाउंट एंड दैट विल ऐड टू द गवर्नमेंट्स, जो गवर्नमेंट का था डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट 65,000 करोड़ का। तो दैट विल बी ऑफकोर्स इस साल तो नहीं हो पाएगा, बट हाँ इट विल ऐड टू नेक्स्ट ईयर डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स। तो ये एक मेजॉरिटी सेल होगा एंड इट इज़ वेरी मच स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट चाह रहा था कि जो भी डिसइन्वेस्टमेंट हो कुछ ही स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स ही गवर्नमेंट के पास रहे। हाँ, और हर स्ट्रेटेजिक सेक्टर में सिर्फ 5 ही पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बचे, ऐसा गवर्नमेंट का मानना था। इसलिए गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग इट्स बेस्ट टू सेल आउट। बट हाँ, अभी जैसे LIC को गवर्नमेंट ने बेचा, एयर इंडिया को सक्सेसफुल रहा बेचने में, बट BPCL जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसे नहीं बेच पा रहा है, क्योंकि जो वो ऑलरेडी लॉस में रन कर रहा था, और कुछ दिन पहले ही 22,000 करोड़ ऑफ ग्रांट गवर्नमेंट ने दिया BPCL और HPCL को। हाँ, तो बिकॉज इट हैज़ बिकम लॉस मेकिंग। और लॉस मेकिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ऑयल का जो डिमांड बहुत ज़्यादा है, उसके ऑयल प्राइसेस राइज हो रहे हैं। प्राइसेस राइज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो रशियन यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, उस कारण से ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया है। हाँ, तो दैट इज़ द रीज़न कि BPCL का अभी होल्ड पे चल रहा है। तो गवर्नमेंट बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट करने में थोड़ा सा स्लो है, कि उसने गवर्नमेंट ने कहा टारगेट सेट किया था कि 650 बिलियन रुपीज़ एसेट सेल कर लेगा इस फिस्कल ईयर में, लेकिन अभी तक वो सिर्फ 1/3 ही जनरेट कर पाया है एज अ डिसइन्वेस्टमेंट। तो लेट्स सी इफ इट इज़ एबल टू अचीव द 65,000 करोड़ रुपीज़ टारगेट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट न्यूज़ इज वोडाफोन आइडिया गेट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉट टू रेज 1600 करोड़ फ्रॉम ATC। तो वोडाफोन हम लोग जानते हैं का स्थिति बहुत ही ख़राब चल रहा है। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ लास्ट 12 महीनों में, जून से जून तक में, तो वोडाफोन हैज़ लॉस्ट ऑलमोस्ट 15 मिलियन सब्सक्राइबर उसने खो दिया है। ऑफ कोर्स क्योंकि
कस्टमर्स को अच्छा फैसिलिटी नहीं मिलेगा तो वो सब्सक्रिप्शन छोड़ेंगे ही। तो वोडाफोन को अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़ायदा ये मिला है कि इट इज़ एबल टू रेज 1600 करोड़ रुपीस उसको मिल रहा है अमेरिकन टावर कॉरपोरेशन से। कैसे? थ्रू कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। मतलब वोडाफोन जो आइडिया जो है एक पीस ऑफ पेपर में पेपर देगा किसको? एटीसी को, अमेरिकन टावर कॉरपोरेशन को। हाँ, जिसमें कि एटीसी उसे 16,000 करोड़ रुपीस अमाउंट लोन देगा, बदले में वोडाफोन आइडिया उसे इंटरेस्ट पेमेंट देगा और मेच्योरिटी के बाद प्रिंसिपल अमाउंट पे कर देगा। पर इसमें ये कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का मीनिंग होता है ये डिबेंचर जो बॉन्ड जो पीस ऑफ पेपर है इसको इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऑप्शनल मतलब अमेरिकन टावर कॉरपोरेशन अगर चाहे तो वो इस डिबेंचर को इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो बॉन्ड डिबेंचर में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है कि डिबेंचर में इक्विटी और डिबेंचर में क्या डिफरेंस होता है कि डिबेंचर जो है वो फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है और ओनरशिप नहीं होता है, और इक्विटी में क्या होता है उससे ओनरशिप मिलता है। अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, इक्विटी खरीदते हैं, 1% शेयर खरीदते हैं तो यू बिकम द 1% ओनर ऑफ दैट कंपनी। हाँ, लेकिन बॉन्ड में ऐसा नहीं होता। बॉन्ड में यू डोंट गेट द ओनरशिप राइट, पर हाँ आपको फिक्स्ड इनफ्लो ऑफ फंड में इंटरेस्ट मिलता रहेगा। जो भी इंटरेस्ट उस पीस ऑफ पेपर पे लिखा रहेगा वो आपको मिलता रहेगा। तो दैट इज़ द डिफरेंस। कन्वर्टेबल मतलब उसको कन्वर्ट किया जा सकता है ऑप्शनली, मतलब आपके पास ऑप्शन है, एटीसी के पास ऑप्शन है कि उसे बॉन्ड को मतलब डिवेंचर को कन्वर्ट कर सके इक्विटी में। तो इसे डिवेंचर से इससे क्या फ़ायदा होगा कि वोडाफोन आइडिया जो है जो भी एटीसी का जो ड्यूज़ है एक तो वो पेमेंट कर देगा और बाद बाकी जो अपना जनरल कॉर्पोरेट खर्चा के लिए उसे यूज़ कर सकता है। तो लास्ट क्वार्टर में क्या होता है, वोडाफोन आइडिया जो है उसका बैंक का भी बहुत सारा उधार है, तो वो जो भी कैश फ्लोज आ रहे थे वो बैंक का उधार चुकाने में लग रहा था। तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा। अभी 5G टेक्नोलॉजी भी आ गया, तो इस कारण से बहुत ज़्यादा कस्टमर्स वो लूज़ कर रहा है। तो इट इज़ वॉज वेरी एसेंशियल फॉर वोडाफोन आइडिया कि अगर उसे एग्जिस्ट करना है, कम्पीट करना है जियो और एयरटेल के साथ जो कि एग्जिस्ट कर रहा है राइट नाउ, कम्पीट करना है, तो फिर कैपिटल इन्फ्यूजन बहुत ज़रूरी है। और वोडाफोन आइडिया जो है एटलीस्ट इसे कुछ तो रिलीफ मिलेगा 1600 करोड़ रुपीज़ अगर मिला है तो। और साथ में एक और चीज़ जो कंसेप्ट हमें जानना चाहिए वो है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज जो है वो बात चल रहा था। ये क्या है ये हम समझेंगे कि रेवेन्यू का जो गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, इसमें 3 वर्ड यूज़ किया गया है। रेवेन्यू मतलब जो वोडाफोन आइडिया जो भी रेवेन्यू अर्न करता है, कोई टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जो रेवेन्यू अर्न करता है, उस रेवेन्यू के अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट जो है लाइसेंस फ़ी चार्ज करता है। लाइसेंस फ़ी या फिर कोई भी जो यूजर्स फ़ी होता है, जो स्पेक्ट्रम यूज़ करता है, उसके जो चार्जेस होते हैं वो गवर्नमेंट उस रेवेन्यू के अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं। तो दैट इज़ एडजस्टेड रेवेन्यू ग्रॉस रेवेन्यू। तो गवर्नमेंट जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन वो चार्ज करते हैं रेवेन्यू के अकॉर्डिंग टैरिफ चार्ज किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। तो उसमें जो इंटरेस्ट था उसको वोडाफोन आइडिया और गवर्नमेंट के बीच में बात चल रहा था कि जो भी इंटरेस्ट है ड्यू के ऊपर उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाए, मतलब गवर्नमेंट को थोड़ा सा ओनरशिप दे दिया जाए वोडाफोन आइडिया में। पर वो अभी बात नहीं फाइनलाइज हो पाया है। तो एटलीस्ट देयर इज सम रिलीफ टू वोडाफोन आइडिया। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ हाँ विल अंडरस्टैंड व्हाट डिबेंचर्स इज़। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि डिबेंचर्स क्या है। एक पीस ऑफ पेपर है जिसमें कि लिखा होता है कि प्रिंसिपल कि जैसे मैं एक कंपनी हूँ, ठीक है, आप लोग जो है इन्वेस्टर्स है, आप लोगों के पास पैसा है, तो मैं एक पीस ऑफ पेपर में लिख के दूंगा कि आप मुझे इतना प्रिंसिपल अमाउंट दोगे, बदले में मैं आपको कुछ इंटरेस्ट पेमेंट दूंगा हाँ रेगुलरली, और इतने साल के बाद मतलब 5 साल के बाद लेट्स से आपको मैं वो प्रिंसिपल अमाउंट वापस से पे कर दूंगा। तो दैट इज़ बेसिकली अ डिबेंचर। कोई भी अगर प्राइवेट कंपनी कोई बॉन्ड इशू करता है तो उसे ही डिबेंचर बोलते हैं। गवर्नमेंट भी बॉन्ड इशू करता है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज इशू करता है डिबेंचर करते हैं। डिबेंचर में क्या होता है, आपको परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहता है, लेकिन इक्विटी में इसका ऐसा नहीं है। इक्विटी में आपको ओनरशिप मिलता है कंपनी में, और बदले में आपको इंटरेस्ट पेमेंट रेगुलरली नहीं मिलेगा, आपको जो है डिविडेंड मिलेगा। जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाएगा उसका कुछ हिस्सा आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली डिबेंचर्स जो है वो थोड़ा सेफ होता है कि इक्विटी है कि अगर कंपनी लॉस कर रहा है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, अगर कंपनी डूब गया तो आपके पैसे भी डूब गए। लेकिन डिबेंचर्स में होता है कि जो भी कंपनी अगर डूब गया तो अगर कंपनी को बेचा जाएगा तो जो पैसे मिलेंगे उससे पहले डिबेंचर होल्डर जो बॉन्ड होल्डर्स है उनको पैसे दे दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सेफ होता है और आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा मिलता रहता है डिबेंचर्स में। तो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस। कन्वर्टेबल मतलब कि आपको जो डिबेंचर है उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो और एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के बारे में हमने देखा कि जो भी रेवेन्यू अर्न करता है कोई भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है उसके अकॉर्डिंग जो है लाइसेंसिंग फ़ी चार्ज किया जाता है। जो स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस है वो चार्ज किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा। इसी को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बोलते हैं।
नेक्स्ट इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्डर्स अ मेजर सेटबैक फॉर इंडियन बिजनेस कंज्यूमर्स गूगल। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और गूगल के का केस एटलीस्ट 3 साल से लास्ट चल रहा था, और ये बेसिकली उन्होंने वर्डिक्ट दिया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कि गूगल जो है वो अपने मोनोपोली पावर का गलत फ़ायदा उठा रहा था। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या होता है कि फेयर कंपटीशन डेवलप करना मार्केट में। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक मोनोपोली हो जाए, सिंगल ओनर हो और वो फ़ायदा उठा के अपने पावर का वो सबका कस्टमर्स को ज़्यादा चार्जेस करने लगे पैसे। मान लीजिए आपके घर के आसपास सिर्फ एक ही दुकान है, तो वो तो जो भी चार्ज करेगा आपको देना पड़ेगा। तो इसी तरह गूगल भी बहुत एक जाइंट कंपनी है, तो वो अपने ये क्या फ़ायदा उठा रहा था कि वो प्री इंस्टॉल कर रहा था गूगल मोबाइल सूट, जैसे कि कुछ ऐप्स है, गूगल सर्च इंजन है, क्रोम, यूट्यूब, गूगल प्ले, हाँ कुछ फ़ोटो एप्लीकेशंस जो है वो प्री पहले से इंस्टॉल करके दे रहा था मोबाइल फ़ोन्स में। ठीक है, तो इससे जो है गूगल को बेसिकली रिवेन्यू अर्न कर रहा था, और इस ऐप्स को आप अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते हो अपने फ़ोन से। हाँ, तो इस प्रोमिनेंट प्लेसमेंट्स के थ्रू जो है वो एक अनफेयर कंडीशन क्रिएट कर रहा था डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर अपना मोनोपोली पावर यूज़ करके। तो और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इसलिए इस केस को लेके उसने पेनल्टी इम्पोज किया है 1337.76 करोड़ का गूगल के ऊपर। ठीक है, जो भी अंडर सेक्शन 4 ऑफ द कंपटीशन एक्ट। तो क्योंकि इसका काम होता है सीसीआई का कि वो फेयर कंपटीशन मार्केट में डेवलप कर सके, और बदले में गूगल ने कहा है कि वो बेसिकली ऐसा करने से गूगल अगर नहीं अपना प्री इंस्टॉल करेगा ये सारे फैसिलिटीज़, तो इससे बहुत सारे सिक्योरिटीज़ फीचर्स वो नहीं प्रोवाइड कर सकेगा, क्योंकि उसको उतना रिवेन्यू नहीं मिल पाएगा, तो ऑफकोर्स वो सिक्योरिटी फीचर्स नहीं प्रोवाइड कर सकेगा। हाँ, और ऊपर से जो मोबाइल फ़ोन्स आएंगे उसके बाद वो थोड़े से कॉस्टली आने लगेंगे, तो इट विल बी द कंज्यूमर्स हु विल हैव टू सफ़र। बट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का मानना है कि नहीं, ये गलत प्रैक्टिस है जो गूगल कर रहा था इतने दिनों से, एंड इट हैज़ टू उसको उनको सुधारना ज़रूरी है गूगल को, ये प्रैक्टिस को। ये इंस्टॉल इस तरह से इम्पोज नहीं कर सकते हैं किसी भी कस्टमर के ऊपर या फिर किसी डिवाइस मैन्युफैक्चरर के ऊपर। सो दिस वाज द स्टेप, अ वेरी बिग न्यूज़ फॉर गूगल एंड अ सेटबैक फॉर द कंज्यूमर्स एज वेल। नेक्स्ट इज इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इज एट द लोएस्ट लेवल सिंस जुलाई 2020। तो हमें पता है कि आरबीआई रेगुलरली अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को सेल कर रहा है ताकि रुपी ज़्यादा डिप्रिशिएट ना कर सके। हमें लास्ट टाइम 83 क्रॉस कर गया था डॉलर, लेकिन सेल करके फिर से वापस 82 के आसपास आरबीआई वॉज सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग द रुपी बैक टू $82, अराउंड $82 रुपीज़ पर डॉलर। तो अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का बात करें तो ये लो है, जुलाई 2020 से कंपेयर करें तो ये डिक्लाइन होकर $528.37 बिलियन हो गया है। लास्ट ईयर सितंबर का अगर बात करें तो इट वाज अराउंड $642 बिलियन। तो देयर हैज़ बीन मोर देन $110 डिक्लाइन, बिलियन डॉलर डिक्लाइन, हाँ एक साल में। सो फार इन 2022 तो रुपी का अगर बात करें कितना परसेंट वीक हुआ, तो 10.1% वीक हो गया अगेंस्ट यूएस डॉलर। क्यों वीक हुआ है? बेसिकली बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन क्राइसिस जो चल रहा है, जिसके कारण कि ऑयल का प्राइस बढ़ गया है, और दूसरा कि फेडरल रिजर्व जो है रेगुलरली इंटरेस्ट जो पेमेंट है, इंटरेस्ट रेट है उसे बढ़ा रहे हैं। अब फिर नवंबर में मीटिंग होना है, नवंबर 1-2 में, तो फिर इतिहास ऐसा लग रहा है कि अराउंड 75 बेसिस पॉइंट फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ा जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से वहाँ के जो इन्वेस्टर्स है, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो इंडिया में इन्वेस्ट किए हैं, वो अपने इक्विटी यहाँ बेच करके वापस से अपने डॉलर को ले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, डॉलर का डिमांड बढ़ जाता है, डॉलर का डिमांड बढ़ेगा तो रुपी डिप्रिशिएट कर जाता है। ठीक है, तो करंट लेवल ऑफ रिजर्व्स अगर हम बात करें जो आरबीआई के पास है, वो फिर भी सफिशिएंट है, 9 मंथ्स ऑफ इंपोर्ट को हम लोग कवर कर सकते हैं, इतना ज़्यादा है। लेकिन अगर हम लास्ट ईयर से बात करें सितंबर मंथ में, तो हमारे पास 15 महीने का इंपोर्ट कवर था। हाँ, और ये 9 मंथ्स जो है फिर भी इट इज़ अ सेफ जोन आई वुड से, बिकॉज क्योंकि 2013 का अगर बात करें तो हमारे पास 6.5 मंथ्स का इंपोर्ट कवर था, फिर भी इकोनॉमी ठीक ठाक चल रहा था। तो 9 मंथ्स इज ऑल्सो सफिशिएंट, बट आरबीआई विल हैव टू बी कॉशियस कि वो फर्दर ना घटे। द फॉलोइंग द एक्सचेंज रिजर्व्स क्यों हो रहा है हमें पता है, बेसिकली बिकॉज आरबीआई जो है अपना फॉरेन एक्सचेंज को सेल कर रहा है ताकि वो रिजर्व्स एक्सचेंज रेट को बराबर मेंटेन कर सके। और ये रिजर्व्स बेसिकली गोल्ड, आरबीआई के पास हम जानते हैं 4 तरीका का रिजर्व्स रहता है। हाँ,
गोल्ड एक तरह का रिजर्व्स है, फॉरेन करेंसी एसेट्स है, एसडीआर्स है, जो आईएमएफ के पास डिपॉजिट्स है वो है। तो ये चार चीज़ में अगर घटेगा, जैसे गोल्ड अगर घट गया आरबीआई के पास, या फिर फॉरेन एसेट्स घट गए, तो फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी घट जाएगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है क्या। तो यहाँ चार कंपोनेंट है। गोल्ड, आरबीआई जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को चार तरीका से रखता है, या तो गोल्ड के फॉर्म में, स्पेशल ड्राइंग राइट्स के फॉर्म में, फॉरेन करेंसी एसेट्स के फॉर्म में, या रिजर्व पोजीशन इन आईएमएफ। तो पहले हम समझ लेते हैं कि फॉरेन करेंसी एसेट्स क्या है। फॉरेन करेंसी एसेट्स बोले तो जो भी आरबीआई, जैसे बैंक्स को कुछ पैसे आरबीआई के पास डिपॉजिट्स करने होते हैं, हाँ, उसी तरह आरबीआई भी बहुत सारे फॉरेन सेंट्रल बैंक्स के पास पैसे डिपॉजिट करके रखता है। हाँ, तो दोज आर द फॉरेन करेंसी एसेट्स जो आरबीआई, या फिर आरबीआई किसी कंट्री को लोन दे रखा है, तो दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ फॉरेन करेंसी। वो एक तरह का लोन इज ए काइंड ऑफ एसेट्स। उससे क्या होता है, इनकम जनरेट होता है। इट इज ए एसेट फॉर आरबीआई। हाँ सर, सेकंड हो गया कि रिजर्व पोजीशन इन आईएमएफ। तो एक्चुअली क्या होता है, आईएमएफ इंडियन मॉनेटरी फंड जो है वो कैसे काम करता है, काम करने के लिए उसे पैसे चाहिए होते हैं। तो उसने फिक्स कोटा कर दिया हर कंट्रीज़ के लिए। तो हर कंट्रीज़ को कुछ फिक्स कोटा ऑफ अमाउंट ऑफ करेंसीज रखना पड़ता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स। तो फिर ये भी एक तरह का रिजर्व्स है। इसके ऊपर जो है कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, सॉरी सर्विस फी नहीं लगता है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ रिजर्व अगेन फॉर आरबीआई। फिर गोल्ड, तो हम जानते हैं कि आरबीआई के रिजर्व है गोल्ड के फॉर्म में। और स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या है, तो अगेन ये एक आईएमएफ के पास एक बास्केट ऑफ करेंसीज होता है, जिसमें कि 5 बास्केट ऑफ करेंसीज, 5 करेंसीज आते हैं, यूएस डॉलर, जापान येन, यूरो, पाउंड स्टर्लिन और चाइनीज रेनमिनबी। ठीक है, तो ये 5 करेंसीज जो है फॉर्म द बास्केट ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जो कि एक बास्केट ऑफ करेंसीज है जिसमें कि कोई भी कंट्री इन 5 करेंसीज में ट्रेड कर सकता है। और इस पर क्या होता है कि इंटरेस्ट भी अर्न करता है वो कंट्री। ये एक इंटरेस्ट बियरिंग इंटरनेशनल रिजर्व्स है जो कि आईएमएफ के पास होता है। तो दीज 4 कंपोनेंट्स फॉर्म ए पार्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो कि आरबीआई के पास रहता है। तो और इसी से आरबीआई जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स निकाल करके और एक्सचेंज रेट को थोड़ा बहुत रेगुलेट कर पाता है। ठीक है, लास्ट न्यूज़ इज द मर्जर ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैवन इम्पैक्टेड फाइनेंशियल इंक्लूजन एडवर्सली अकॉर्डिंग टू आरबीआई। तो ये मर्जर जो हुआ था, बेसिकली 3-4 मर्जर हमने देखा था कि बिग मर्जर्स, जो पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक मर्ज हुआ, कैनरा बैंक में सिंडिकेट मर्ज हो गया, और यूनियन बैंक में आंध्रा और कॉरपोरेशन, और इंडियन बैंक में इलाहाबाद मर्ज हुआ था। तो इन मर्जर्स के कारण जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन में इफेक्ट नहीं हुआ। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है कि जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, हर लोगों का अकाउंट बैंक से कनेक्टेड हो, फाइनेंशियली सब कोई कनेक्टेड हो, ये दैट इज़ बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन। सबको जो है बेसिक सेविंग और लेंडिंग फैसिलिटीज़ मिल सके, ठीक है, लोन मिल सके, वो डिपॉजिट कर सके हर इंडिविजुअल को, चाहे कितना भी छोटे कस्बे से क्यों ना आया हो। दैट इज़ बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन, कनेक्टिंग एवरीवन विद द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। तो ये जो है बेसिकली फर्स्ट में एसबीआई है, लार्जेस्ट बैंक का बात करें, सेकंड में पंजाब नेशनल बैंक ऑफ कोर्स, थर्ड में कैनरा बैंक है, और फोर्थ से वो थर्ड में पहुंच गया, और लास्ट फोर्थ इज़ द बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये मर्जर से अफेक्टेड नहीं हुआ है ऐसा पता चला है। हाँ, जबकि पब्लिक सेक्टर बैंक पहले 27 इन नंबर था 2017 में, अब घट के 12 हो गया मर्जर के बाद। फिर भी ये इफेक्ट नहीं हो पाया है। इट हैज़ बीन फाउंड कि कंसोलिडेशन बैंक डिड नॉट इम्पैक्ट द फाइनेंशियल इंक्लूजन। और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जो नंबर ऑफ प्राइवेट बैंक थे वो तो सेम ही है, 21 बैंक्स ही है, और कुछ नए बैंक्स आ गए, जैसे कि पेमेंट बैंक आया, स्मॉल फाइनेंस बैंक आया। दे आर प्लेइंग ए बिग रोल इन कंट्रीब्यूटिंग टू फाइनेंशियल इंक्लूजन्स। और फिर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का भी बात करें तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स का बेसिक काम होता है कि उनके पास एक मोबाइल डिवाइस रहता है, जो लेके वो घूम सकते हैं, और वो छोटे छोटे गाँव में जा करके लोगों को डिपॉजिट्स करवाते हैं उनके पैसे, या फिर विड्रॉल भी करवा सकते हैं उस डिवाइस के थ्रू। हाँ, और वो कैश हाथ में लेकर जाते हैं। अगर लोगों को डिपॉजिट करना होता है तो वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को पैसे दे देते हैं, और वो एंट्री कर देते हैं थ्रू आधार नंबर के थ्रू एंट्री किया जाता है। तो ये पैसे विड्रॉ भी कर ले सकते हैं। पैसे गांव वाले जो है वो पैसे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट से विड्रॉ कर सकते हैं थ्रू आधार नंबर और उनका अकाउंट नंबर के थ्रू। तो दिस इज़ बेसिकली हाउ द बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव इंक्रीज देयर रोल इन द फाइनेंशियल इंक्लूजन। और जो पेमेंट्स बैंक का हमने बात किया और स्मॉल फाइनेंस बैंक का बात किया, तो अगर हम इनका कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो फिर दे हैव रियली प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रीब्यूटिंग टू फाइनेंशियल इंक्लूजन्स।
तो पेमेंट बैंक जो है अराउंड 2.5 करोड़ एक्टिव यूज़र्स है पेमेंट बैंक का, जो कि मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं। अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक का बात करें तो ब्रांच बैंकिंग में पहले 1% था इन 2027 कंट्रीब्यूशन, अब 4% कंट्रीब्यूशन हो गया है। तो जो टेक्नोलॉजी डेवलप किया है इन्होंने, दैट हैज़ एनेबल्ड इन मोबाइलाइजिंग द सेविंग एंड प्रोवाइडिंग क्रेडिट, जिससे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन पॉसिबल हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बेसिक डिफरेंस क्या है पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो जो पेमेंट बैंक है वो डिपॉजिट लेता है, हाँ, लेकिन अप टू 1 लाख ही ले सकता है, पर ये लोन नहीं दे सकता, ये हमें याद रखना। पेमेंट बैंक लोन नहीं दे सकता है। लोन मतलब ये लोन तो नहीं दे सकता, क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं कर सकता। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, एक तरह का लोन ही फैसिलिटी होता है। तो अगर लोन नहीं दे सकता है तो क्रेडिट कार्ड भी नहीं इशू कर सकता है। पर स्मॉल फाइनेंस बैंक में ऐसा नहीं है, वो कितना भी डिपॉजिट ले सकता है, उसमें कोई लिमिट नहीं है, और जो है ये लोन फैसिलिटी दे सकता है। बेसिकली ये स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज और जो किसान है उसी को लोन देना होता है। इनका कुछ फिक्स टारगेट रहता है कि 50%, और जो लोन जो एडवांसेज है वो अप टू 25 लाख होना चाहिए। जो इतना भी लोन पोर्टफोलियो है उसका 50% 25 लाख तक का ही एक्सपोजर होना चाहिए। और दोनों को ही जो ऑफकोर्स रेमिटेंस फैसिलिटी देता है, आप अपने जो सैलरीज है वो इनके थ्रू इन बैंक्स में आ सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो these both the payment bank and small finance bank have played a major role in contributing to the financial inclusion in the country। और बेसिक डिफरेंस वही है कि एक डिपॉजिट लेता है पर उसमें रेस्ट्रिक्शन 1 लाख का, और लोन्स नहीं दे सकता है। तो पेमेंट बैंक वो पैसे का करते क्या है, वो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देता है, किसी NBFCs में इन्वेस्ट कर देता है। सो दैट इज़ हाउ द पेमेंट बैंक अर्न्स द रेवेन्यू। और स्मॉल फाइनेंस बैंक का तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट एक पब्लिक सेक्टर बैंक की तरह ही है। सो दिस वर ऑल द न्यूज़। इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वाइल रीडिंग द न्यूज़। पता है, अगर आप कंसेप्ट को समझोगे ना तो फिर आपको बाद में उस टाइप का न्यूज़ अगर आपके पास आएगा, इफ़ यू कम अक्रॉस द सच न्यूज़, इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू रीड। यू नो, you'll be reading faster and better, and in understanding concept is should always the basic main idea while you read any news। तो न्यूज़ सिर्फ पढ़ने के लिए, बिकॉज इफ़ यू जस्ट रीड थ्रू इट कि 7.7 बिलियन स्टेक इन IDBI का वैल्यूएशन हुआ है, तो यू वोंट रिमेंबर द नंबर्स। कल परसों आपको नंबर्स तो नहीं याद होंगे, बट हाँ, इफ़ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बेसिकली कि हाँ कि डिबेंचर्स क्या है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू क्या है, इफ़ यू रिमेंबर द कंसेप्ट यू विल रिमेंबर दैट फॉर एवर, एंड दैट विल हेल्प यू इन building the concept, and finally you'll be able to read faster and better later on. So this should be the basic idea. If you really like the video, please like, share and subscribe, and stay tuned to my channel, and do comment in the comment section if you like something, and do complain if you didn't like anything, and I'll be there trying to improve most of the time, and I'll be doing my best to serve you. Thank you so much.